हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ। और ये सारे सेट्स जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये सभी आपके जो अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो नेवी का हो चाहे वो एयरफोर्स का हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज इसका जो सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं वो आपको जैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ बच्चे लाइव क्लास की डिमांड कर रहे थे, तो अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए, तो मैं आपको लाइव क्लासेस ही प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस है 2 हम लेकर आए हैं। चलिए इसे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, तो जरूर इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और मॉड x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करें मॉड x माइनस वन की, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, मॉड x माइनस वन की, तो किसी पे भी मॉड लगा होता है उसकी दो वैल्यूज होती हैं। कितनी वैल्यूज होती हैं उसकी? दो वैल्यूज। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मॉड x माइनस वन लिखा हुआ है तो इसकी दो वैल्यूज होंगी। एक होगी आपकी x माइनस वन और एक होगी x माइनस वन, लेकिन माइनस लगा होगा इसमें आगे। x माइनस वन वैल्यू तब होती है जब x की वैल्यू वन के बराबर हो या वन से बड़ी हो, ठीक है ना। और माइनस एक्स माइनस एक्स की वैल्यू तब होगी बेटा जब x की वैल्यू वन से क्या हो, छोटी हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है वन प्लस, वन के ऊपर प्लस लगने का मतलब है कि ये बताना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो वन से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। वन से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो वन से अगर थोड़ी सी ज्यादा है इसका मतलब है x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल वन है। तो हम मॉड x माइनस वन की वैल्यू x माइनस वन पुट कर देंगे। तो जैसे ही इसकी जगह आप x माइनस वन रखेंगे, अपॉन में x माइनस वन था, कैंसिल होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए करेक्ट है। हाँ, अगर यहाँ पर जहाँ प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस की जगह बेटा माइनस लगा होता, तो उस पर हम लोग यहाँ पर जहाँ x माइनस वन लिख रहे हैं यहाँ हमने माइनस एक्स माइनस वन लिखा होता, जिससे हमारा जो आंसर है वो माइनस वन मिलता। क्लियर है ना? तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज, अगर यहाँ पे जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो हम लोगों ने वन लिखा, मैंने बताया अगर माइनस वन लिखा होता तो आपका आंसर माइनस वन होता। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ना लिखा होता, अगर यहाँ पर क्या ना लिखा होता, कुछ भी ना होता, ना प्लस होता ना माइनस होता, तो ऐसे केस में हमें प्लस भी चेक करना पड़ता और माइनस भी चेक करना पड़ता। अगर दोनों इक्वल आते तो हम वो आंसर देते, अगर दोनों इक्वल ना आते तो हमारा आंसर हो जाता डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी प्लस लिखा हुआ है तो हमारा आंसर वन होगा, माइनस वन होता तो आंसर माइनस वन होता। लेकिन अगर कुछ भी ना लिखा होता तो आंसर हमारा होता डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हम फिलहाल ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर लगाते हैं। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमसे पूछा जा रहा है कि एफ प्लस जी पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एफ प्लस जी पाई बाई टू लिखा है, इसका मतलब है कि ये बताना चाह रहा है पाई बाई टू अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ पाई बाई टू प्लस जी पाई बाई टू। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए एफ पाई बाई टू का मतलब है हमें इस एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करना है। तो जैसे ही आप पाई बाई टू रखेंगे यहाँ पर तो साइन 90 की वैल्यू बेटा वन हो जाती है और कॉस 90 कितना हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पर हमें इस एफ पाई बाई टू की वैल्यू वन मिल जाएगी। क्लियर है? जी पाई बाई टू का मतलब है हमें इस जी एक्स में एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करना है। तो बेटा जब यहाँ पे पाई बाई टू रखा जाएगा तो साइन 90 वन और कॉस 90 जीरो, मतलब ओवरऑल हमें वन इंटू जीरो यानी जीरो मिल जाएगा। तो जी पाई बाई टू की वैल्यू हमें मिल जाएगी जीरो और हमें इन्हें ऐड करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका वन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे पूछ रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 10x का पीरियड क्या होगा। देखिए जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, चाहे हम बात करें sin x की या हम बात करें cos x की या हम बात करें tan x की या sec x या cos x या tan x,
सभी का अलग अलग आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल को ही हम लोग हिंदी इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पीरियड का मतलब होता है कि फंक्शन कितनी देर बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, वही वैल्यू कितनी देर में प्राप्त करता है। तो जैसे हम बात करें साइन एक्स की, हम बात करें कॉस एक्स की, तो इनका आवर्तकाल 2 पाई होता है। ये हर 360 के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? जबकि जो 10x होता है, ये इसका जो आवर्तकाल होता है बेटा, वो हमेशा क्या रहता है, पाई रहता है, क्योंकि ये हर पाई के बाद, पाई आवर्तकाल के बाद अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको लगातार रिपीट करता रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और एक मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आवर्तकाल साइन एक्स का होता है, यही इसका अपोजिट यानी कि जो कॉसेक एक्स होता है हमारे पास, उसका भी आवर्तकाल होता है। इसका हमने साइन एक्स का 2 पाई बताया, तो मतलब कॉसेक एक्स का भी क्या होगा, 2 पाई। ऐसी अगर हम बात करें कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स का वही होगा और सेक एक्स का भी वही होगा। ऐसे ही टेन एक्स का जो होगा वही किसका हो जाएगा बेटा, कॉट एक्स का। ठीक है ना? और टेन एक्स का हमने आपको क्या बताया, टेन एक्स का हमने बताया आपको पाई, तो कॉट एक्स का भी क्या हो जाएगा, पाई, और इसका क्या होगा, 2 पाई। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी देखिए लॉग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है लॉग बेस में बी ए, लॉग बेस में सी के, लॉग बेस में के सी, इसकी वैल्यू में बतानी है। देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो है, इस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साथ लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि यहाँ m लिखा हो, यहाँ n लिखा हो, तो हम इसको उठा के लिख सकते हैं log m बटा बेटा log n। ठीक है ना? वैसे ही यहाँ पे अगर log a लिखा है, तो अपॉन में क्या लिख देंगे हम, log b। ये लिखा है log k, यहाँ हम कितना लिख देंगे, log c। यहाँ लिखा है log c, और यहाँ कितना लिखा है, log k। देखिए log k से log k गया, ठीक है ना, log c से हमारा log c चला जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर ये b लिख गया है इस जगह पे, यहाँ पे a लिख दीजिएगा। ठीक है ना? वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है ना? यहाँ क्या होगा बेटा, a। तो इस जगह पर a होने का मतलब यहाँ भी a हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा, 1। तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, 1 में। क्लियर है? तो आंसर इसका ए करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां। देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। कह रहा है एक बैग है जिसमें 6 काली और 5 रेड गोलियां हैं। देखिए एक हम थैला बना लेते हैं जिसमें हमारे पास 6 ब्लैक हैं और 5 रेड गोलियां हैं। इसमें से 2 गोलियां निकाली जाती हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गोलियां लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए लाल हमारे पास कितनी है, 5 है, तो 5 में से हमें 2 चाहिए, तो एनी इसका हो जाएगा 5C2। जबकि एनएस क्या होगा, टोटल, टोटल कितनी है, 11, 11 में से 2 निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा 11C2। तो 5 इंटू 6 लिखेंगे, सॉरी 5 इंटू 4 लिखेंगे इसको हम लोग। ठीक है? तो अपॉन में आ जाएगा 11 इंटू 10। कैंसिल करते हैं तो 5, 2, 2 से काटेंगे 2, तो 2/11 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा हो जाएगा 2/11। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड में कह रहा है दोनों के काले होने की संभावना क्या होगी। अब काली कितनी गिने हैं, 6, 6 में से 2 चाहिए हमें, तो 6C2 अपॉन में 11C2 हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 बटे 11 गुणे 10, कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/11। क्लियर है? तो आंसर इसका कौन सा होगा बेटा, बी आंसर, यानी 3/11 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों को क्लियर होंगे। देखिएगा गेंदों वाले और थैले वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है ना? तो लगातार आप बने रहिए, मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको सारे के सारे जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं वो सब के सब मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 1 इंटू, अब ये देखिए आपके क्वेश्चन का अच्छा 10 से पढ़ते हुए आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको इसका सही रीजन पता ही नहीं चल पाया। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में इसको कैसे करते हैं हम लोग। कभी भी आपको 2 10 मल्टीप्लाई में दे दिए जाएं, कभी भी आपको 2 10 कैसे दे दिए जाएं, मल्टीप्लाई में, तो उसका मान आप हमेशा क्या लिख दोगे, 1। 2 10 अगर मल्टीप्लाई में है, tan θ1 इंटू tan θ2, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख दोगे, इसकी वैल्यू हमेशा आप क्या लिख दोगे बेटा, 1 लिख दोगे। क्यों लिख दोगे, कब लिख दोगे, तो आप ऐसा तब लिखोगे when या if θ1 प्लस θ2
बराबर 90। अगर दोनों कोण ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर बेटा 90 आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, 1। जैसे देखो यहाँ पे 10 1 लिखा है और ये क्या लिखा है 1089, इनका एंगल ऐड करने पे 90 आएगा। ऐसे ही 2 और 88 आएगा 90, 387 होगा, 486 होगा, 585 होगा। ऐसे ही लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो 44 और 46 भी 90 हो जाएगा, और 45 को किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि 1045 बेटा ऑलरेडी 1 होता है। तो इतने 1 सब मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, 1। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x के किस मान के लिए x माइनस लॉग बेस में x का अवकल गुणांक शून्य होगा। मतलब x का वो कौन सा मान होगा जिसके लिए इसका अवकलन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो भाई हम इसको मान लेते हैं y, जो पूरा फंक्शन दिया है x माइनस लॉग x, इसको हमने पूरे को क्या मान लिया बेटा, इसको हमने y मान लिया और इसका डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स का हो जाएगा 1 और log x का हमारा कितना हो जाएगा 1/x। क्लियर? अब इसको जीरो करना है। अब इसको जीरो करने के लिए 1 माइनस 1/x बराबर 0 है, तो x बराबर बेटा 1 मिल जाएगा हमें। इसका मतलब है कि x का मान अगर 1 होगा, x का मान बेटा अगर 1 होगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसमें x की जगह हम 1 रख दें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आई की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ऐसे डॉट 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 आपका इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा ये जो सीरीज ऊपर बनी हुई है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, और ये डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। देखिए गुणोत्तर श्रेणी आपने पढ़ी होगी, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी की अनंत पदों का योग होता है हमारे पास a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे a को हम लोग पहला पद कहते हैं जो कि यहाँ पे 1 दिया है। डिवाइड करने पर जो आता है उसे हम कॉमन रेशियो यानी कि r कहते हैं, जो कि हमें 1/2 दिया गया है। तो आ जाएगा 1 अपॉन 1/2, तो आंसर इज 2। क्लियर? इसका मतलब है 2 जो हमें मिला है वो इस सीरीज का सम मिला है, जो हम यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ i की पावर 2 लिखेंगे, आई स्क्वायर का मान सभी को पता है क्या होता है, -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका -1 जो है वो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि a बराबर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और a स्क्वायर बराबर क्या है बेटा, i है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए पहले तो a स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा a का a में। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए पूरा हम फैमिली बना लेते हैं। यहाँ लिखा है cos थीटा, फिर क्या लिखा है साइन थीटा, फिर क्या लिखा है माइनस साइन थीटा, फिर क्या लिखा है कॉस थीटा। ठीक है, यही फिर से रिपीट कर लेते हैं। कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हमें आई लिखा है। आई का मतलब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसका मतलब है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कैसे होता है, पढ़ा होगा आपने थाली और गिलास, ठीक है ना। यहाँ पे थाली ली जाएगी और यहाँ पे गिलास लिया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है। देखिएगा रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई होगा कॉज स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर कितना आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा आपका जब मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा
और इधर कॉज स्क्वायर थीटा। तो फिर से हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा ये मिल जाएगा माइनस का, भाई इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा और फिर इसका जब हम लोग इसमें करेंगे इधर वाले में, ठीक है ना, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। इधर देखिएगा जब इसका मल्टीप्लिकेशन आपका होगा इसमें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम साइन 2 थीटा को इसके बराबर रखते हैं जीरो के तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो। कितनी मिल जाएगी, जीरो। और अगर हम कॉस 2 थीटा को बराबर रखते हैं 1 के तो कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, जीरो की। तो अभी हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। यानी दोनों केसेस में हमें जो एंगल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जीरो। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री यहाँ पर रख दें एंगल तो आप देखेंगे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ए स्क्वायर की मिल जाएगी। तो आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1 से बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इससे जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा कभी भी आपको ये क्वेश्चन लिखा मिल जाए ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई बराबर सी, तो इसका आप चाहे तो एरिया लर्न कर लीजिए। इसका एरिया होता है 2c² अपॉन ए बी। कितना होता है भाई, 2c² अपॉन ए बी। अब जैसे यहाँ पर देखें तो 2 है और c की जगह 1 लिखा है। ए हमारा 1 है और बी भी हमारा कितना है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 1। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर इसका बी करेक्ट। एक्चुअल में इसमें 4 जो है वो रेखाएं बनेंगी, फिर उनसे एक स्क्वायर बनेगा, हमें उसका एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें लिखा हुआ मिल रहा है 11 कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 3 पाई बाई 2 दिया है। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन दे दी जाए, जब भी कंडीशन आपको दी जाती है तो आप इनको ऐसे डिवाइड कर लीजिए इस एंगल को कि सभी में इक्वली डिवाइड हो जाए। जैसे 3 पाई बाई 2 है तो मैं सभी को पाई बाई 2 में डिवाइड कर देता हूँ। इसमें डिवाइड कर देता हूँ 90 90 90 में सबको डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब देखिएगा हमें कैसे वैल्यू मिलेगी। जैसे ही हम यहाँ 90 रखेंगे तो कॉस पाई हो जाएगा, कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कितनी होती है, -1। ऐसे ही यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। चलिए बगल में चलते हैं 4। साइन 91 ये 1 ये 1, तो यहाँ पे हमको कुल मिला के मिला 4, तो -3 प्लस 4, तो आंसर इज 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 1। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1 करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, लिखा हुआ है कि ए इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। मतलब ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन सा गामा का मान है, ये गामा बना हुआ है, हमसे कह रहा है इस गामा का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर ये डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है तो हम केवल और केवल एक ही आंसर देंगे कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट नहीं होगा जब उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो 0 है वो लैम्डा के किस गामा के किस मान के लिए है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट देखिए कैसे निकालेंगे, एक लिखेंगे फिर यहाँ आ जाएगा 6, 6 माइनस 28, ठीक है ना। यहाँ -2 और यहाँ कितना आ जाएगा, -24 प्लस 14, यानी कि हमको मिल जाएगा यहाँ पे -10। क्लियर। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें मिल जाएगा गामा और ये मिल जाएगा 16, 16 -2, 16 -2 14।
बराबर 0 रखना है हमें। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये माइनस का आएगा 22 और ये आ जाएगा प्लस का 20 और ये आ जाएगा आपका 14 गामा। कितना आ जाएगा? 14 गामा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आया कितना? 416, 16 - 2, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 गामा आ जाएगा बराबर 0। क्लियर? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें 14 गामा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -2। तो गामा की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2/14, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा -1/7, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं भाई, कहीं गलती तो नहीं की, नहीं तो हो सकता है कि प्रिंटिंग में मिस्टेक हो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा 6 - 28। ठीक है भाई, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ -2 है, सॉल्व करेंगे तो -24, -24 और +14, सही है, -10 आएगा। ठीक है ना। इधर देख लेते हैं भाई, तो 16, 16 - 2, 14, सही है। ठीक है ना। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसका आंसर जो है वो -1/7 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि x² + 2y की पावर 5 के प्रसार में पांचवा पद क्या है। देखिए, अगर हमें पांचवा पद निकालना है तो हमारे पास CR+1 का फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा है, NCR x⁻n - r इंटू a की पावर r, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो NC5 यानी 5 NCR यानी 5CR, क्योंकि r का मान पद से कम होता है। x⁻n - r यानी x² और 5 - 4 यानी कि 1, और यहाँ आ जाएगा 2y की पावर 4। 5C4 की वैल्यू आपकी 1 हो जाए 5 हो जाएगी। ये x² रहेगा, ये 16 रहेगा, ये रहेगा y की पावर 4। तो ये हो जाएगा 80 x² y की पावर 4, 80 x² y की पावर 4, दैट इज आंसर नंबर सी। तो आंसर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। हमें दो प्लेनों के बीच का एंगल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको दो प्लेन दे दिए जाए, A1x B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0, या A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0, तो इनके बीच का एंगल हमारे पास होता है cos थीटा A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन √ A1² प्लस B1² प्लस C1²। यहाँ पे A2² प्लस B2² प्लस C2², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। और इसको हम मॉड के अंदर रख देते हैं अगर हम एंगल न्यून कोण निकालते हैं, 90 से छोटा निकालते हैं। तो चलिए भाई एंगल निकालते हैं हम लोग। cos थीटा A1 देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है 2, और A2 कितना है 1, तो 2 × 2, 2 कम 2 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, तो -1 आएगा। फिर 1 है और यहाँ कितना है 2, तो प्लस का 2 हो गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6। यहाँ देखिएगा 2 4 4 1 6, यहाँ भी आ जाएगा। तो देखिए 4 - 1 3 आ जाएगा, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो कॉस में 1/2 वैल्यू जो होती है वो आपकी कितनी हो जाती है? 60 की। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो सच दैट डिटर्मिनेंट a is equal to -1, डिटर्मिनेंट b is equal to 3, देन व्हाट इज 3ab इक्वल टू, मतलब हमें 3 डिटर्मिनेंट ab की वैल्यू बतानी है। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी लिखा हो k × a, इसका डिटर्मिनेंट बताना हो तो ये होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट a। और अगर दो ए बी लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और दोनों का एक साथ डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप चाहें तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी को अलग अलग निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब जैसे हमें 3ab चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पावर हमने n लिखी है ये इसका ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर की है? सेकेंड ऑर्डर की है, मतलब ऑर्डर कितना है उसका? 2 × 2। तो अगर हम इस 3 को बाहर निकालेंगे तो बाहर 3 का स्क्वायर आएगा, और ये जो ए बी लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस,
डिटर्मिनेंट ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो ये 9 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ए हमें -1 लिखा मिल रहा है और बी हमें मिल रहा है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा -27, यानी कि आंसर डी करेक्ट है। क्लियर है? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिल रहा है x-1/x+1 और हमें बतानी है एफ एक्स प्लस 1/f(x-1) प्लस एक्स का मान क्या होगा। इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है, बताना है क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसे कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स की जगह अगर हम ये वैल्यू रख दें x-1/x+1 और यहाँ भी रख दें x-1/x+1, तो देखिए ऊपर हमको क्या मिलेगा, जैसे ये ऊपर जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर हमें 2x मिलेगा। यहाँ अगर हम लिखेंगे तो x-1 माइनस x-1, तो ये कटेगा, हमें -2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? और अपॉन में x+1 दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का क्या लिखा है x, ये कैंसिल करेंगे तो हमें -x मिलेगा प्लस x मिलेगा, जो कि कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? या इसी को आप अगर और छोटा करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते थे कि आप इस x की जगह वैल्यू रख लीजिए। जैसे हम x की जगह 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 1, तो हम देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो f1 0 हो गया। अब आप x की जगह यहाँ 1 रख दीजिए, जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा f1 प्लस 1 अपॉन f1 माइनस 1 प्लस 1। अब आप f1 की वैल्यू रख दीजिए जो आपको मिली है, तो f1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ऊपर कितनी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ 1, यहाँ -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 आपको क्या मिल गया, 0। तो आप ऐसे भी इसे कर सकते थे। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या मिल जाएगा आपका, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cos x इज इक्वल टू 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इंटू cot x इंटू cosec x इंटू tan x। ये हमारा cosec लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये cosec है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, इसमें तो हमें लग रहा है कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जो sin x है वो ऐसे ही है। cot x को 1/tan x लिख सकते हैं और cosec x को 1/sin x लिख सकते हैं, और tan x ऊपर दिया ही गया है, क्या करना है, tan x से tan x गया, sin x से sin x गया, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो आंसर सीधे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी कि 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा, केवल कंफ्यूज किया गया था हमें। कह रहा फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। देखिए हमें वर्टिसेस दिए गए और हमसे पूछा गया सेंट्रॉइड क्या होगा। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 y2 और x3 और y3, तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है, जो गुरुत्व केंद्र होता है, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, जहां पर माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, देखिए इनको जोड़िए तो 2 और -2 0 हो गया, ये 3, तो 3/3 आ गया। इधर देखिए 3 और ये 5, ये तो कट गया, तो 3 आ गया, 3/3। तो हमें क्या मिला, 1,1। इसके सेंट्रॉइड क्या हो जाएंगे, 1,1, यानी कि ए आंसर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या करेक्ट होगा भाई, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है cos x अपॉन पाई माइनस एक्स है। अब देखिए ये क्वेश्चन जब बच्चों को मिलता है तो उनके अंदर ये बस एक आदत होती है, एक रूल पढ़ लेते हैं तो हर जगह हम वही लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें 0/0 मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी 0/0 मिले तभी हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करें। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप x टेंड टू 0 रखेंगे cos x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है दिसंबर महीने में 5 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिएगा दिसंबर महीने में टोटल डेज होते हैं हमारे पास 31, ठीक है ना। अब इसमें 4 रविवार तो श्योर है होना, 7 चौक 28, 2 दिन बचेंगे हमारे पास, सॉरी 3 दिन, 3 दिन हमारे पास बच रहे हैं। अब इस 3 दिन में कोई भी संडे हो सकता है,
29वां जो 29 है वो हो सकता है संडे हो जाए, या 30 हो सकती है संडे हो जाए, या 31 हो सकता है संडे हो जाए। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो एनी हमारा 3 होगा, जबकि एनएस दिन के केस के लिए हमेशा 7 होता है। एनएस हमेशा कितना होता है? 7। किसके लिए? दिनों की बात हो, जहां पर दिन की बात होगी वहां पे हमेशा एनएस क्या होगा? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3/7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो ये भी वही क्वेश्चन है, कह रहा फरवरी महीने में 5 रविवार, और कौन सी फरवरी है? 2004। देखिए 2004 का कहने का मतलब क्या था? वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये जान जाओ कि ये लीप वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष वही होता है जिसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जाता है। अगर शताब्दी है तो फिर 400 से भाग जाना चाहिए, यही हम लोग जानते हैं। तो अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी जो है वो 29 दिन की होगी, जैसे 2024 में हुआ भी है, 29 दिन की रही है फरवरी, ठीक है ना। तो इसमें 5 रविवार, अब अगर यहाँ पे देखें तो 4 तो होंगे ही होंगे, 7 चौक 28, एक दिन बच रहा है, वही एक दिन संडे अगर हो जाए तो हमारे 5 रविवार कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1/7, क्योंकि एनी हमारा 1 हो गया, जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो 1 हो गई, और एनएस जो हमें अपॉन में रखना होता है वो हमेशा 7 होता है दिन के केस में, अभी हमने आपको बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है किसी साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब देखिए साधारण वर्ष है और कितने रविवार हैं? 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब 53 रविवार का मतलब भाई हमारे पास टोटल साधारण वर्ष है यानी 365 दिन होंगे। अगर हम इसमें 7 से भाग दें तो 7×5 = 35 और 7×2 = 14, हमारे पास एक दिन बच रहा है, और अगर वो रविवार हो जाए तो 53 हो जाएंगे। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज एक है और एनएस वही 7, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/7। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है लीप वर्ष में 53। अब देखिए लीप वर्ष में की बात करें तो अब 366 दिन हो जाएंगे। अब जब इसमें 7 से भाग देंगे तो 52 के साथ साथ 2 दिन हमारे पास बच जाएंगे। इन 2 दिन में कोई भी एक संडे हो जाए तो हमारी जो प्रायिकता है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है ना? तो मतलब हमें यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखना होगा? 2/7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 2/7। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, किसी घटना के घटित होने के जो अनुकूल संयोगानुपात है वो कितने हैं? 2:3। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिएगा ये जो अनुपात लिखा है, 2 अनुपात होते हैं, एक होता है अनुकूल संयोगानुपात और एक होता है प्रतिकूल संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात में जो यहाँ लिखा होता है यानी कि आ से आगे और आ से अनुकूल, ध्यान रखिएगा अनुकूल में जो आगे लिखा होता है वो घटना घटित होने वाली होती है। तो घटना घटित होने वाली कितनी है? 2, जबकि 3 वो घटनाएं हैं जो घटित नहीं होंगी। ठीक है ना? तो इसे हम कह सकते हैं एन ई, क्योंकि ये हो सकती है, और एन ई बार का मतलब है ये घटित नहीं होगी, और हमसे पूछ रहा है घटना घटित होने की प्रायिकता। तो घटना घटित होने में घटने वाली घटना ऊपर लिखेंगे, तो घटित होने वाली कितनी है? 2, और ना होने वाली कितनी है? 3। तो अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमें एन एस मिल जाएगा, 2, 3, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2/5। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 24 था इसका आंसर आपका 2/5 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, शब्द जोक के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि स्वर साथ साथ रहे? क्या प्रायिकता है कि स्वर साथ साथ रहे? तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जोक वर्ड से जितने भी वर्ड बन सकते हैं, जोक के लेटर से जितने भी वर्ड बन सकते हैं उन सभी को हम लोग याद करें। तो जोक जो हमारे पास वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं? इसमें लेटर्स हमें दिख रहे हैं 4। तो अगर इन चारों को हम अरेंज करेंगे तो जो एन एस हो जाएगा वो हमारा होगा 4 का फैक्टोरियल यानी कि 24। तो एन एस हमारा हो गया 24। क्लियर? अब एनी की एनी कैसे निकालेंगे? एनी निकालने के लिए हमें चाहिए कंडीशन हो। कंडीशन क्या कह रहा है कि स्वर हमेशा साथ साथ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? साथ साथ। अब देखिए जोक दिया है, अब इस जोक वर्ड में स्वर कितने हैं हमारे पास? स्वर हमारे पास केवल 2 हैं, कौन कौन? ओ और ई। इन्हें हमें एक साथ रखना है, इन्हें हमें क्या रखना है? एक साथ रखना है। तो जिन्हें भी एक साथ रखना होता है उन्हें हम हमेशा एक मान लेते हैं। तो अगर हम इनको एक मान लें कि ये 2 लोग हैं ही नहीं, ये कई रहे जहां जाएंगे हम एक साथ जाएंगे, तो अगर हम इनको एक मान लेते हैं तो 2 बेटा ये हैं और एक वो मिला दिया तो कुल कितने हो गए? 3।
अगर हम तीनों को अरेंज करेंगे, तीनों के अरेंजमेंट्स बनाएंगे तो हमारे हो जाएंगे फैक्टोरियल 3। ठीक है ना? और इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, तो इसके जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो होंगी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, जिसका मतलब है 6 इंटू 2 24। क्लियर? सॉरी 12। तो 12 एन हो गया और एन एस हमारा कितना था 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 1/2 यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1/2। तो आज जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराया है इसमें लगभग आपने देखा होगा काफी क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से लिए गए। ठीक है ना? तो देखिए ये प्रैक्टिस है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, और जो हमारे एग्जाम्स होने हैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अलग आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।